बड़ी चर्चा चल रही है ट्रेड डील की जो अमेरिका के साथ हमारी हुई। मैं इसको भारत की उपलब्धि नहीं मानता, मैं इसको भारत का सामर्थ्य मानता हूँ। ट्रंप हो या कोई भी दुनिया का कितना ही ताकतवर इंसान हो, भारत के सामने उसको शरणागत होना ही पड़ेगा। ये भारत की बाजार की ताकत है, ये भारत के 145 करोड़ लोगों की ताकत है, ये अमेरिका की मजबूरी भी है। वहां यदि अमेरिका में ट्रंप को महंगाई कम करना है तो टैरिफ कम करना उनकी मजबूरी है, हमारी तो मजबूती है जो है टैरिफ कम होता है, लेकिन उनकी मजबूरी है। और भारत को इग्नोर करके पूरी दुनिया में कोई सुपर पावर तो हो नहीं सकता, और अगली सुपर पावर भारत ही होगा। इसलिए पहले शरणागत हो जाएंगे तो हम उनको भी कम से कम द्वार पर खड़ा रखेंगे। इतिहास की बात है, बिल्कुल तालियां बजनी चाहिए भारत के लिए भी और स्वामी रामदेव जैसे भारत के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। एक और बताएं तो आप इसको ये मानते हैं कि जो 50% से घट के टैरिफ 18% हो गया, ये भारत की विजय है? ये भारत की विजय है, ये भारत का सामर्थ्य है, और भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है, कुछ लोग जो थोड़े से अभी बालक हैं राजनीति में जी, जो अभी बचपने हरकतें करते रहते हैं, या जिनके पास विजन नहीं है भारत का, वो भारत को पूछते रहते हैं भारत में ये नहीं हुआ, भारत में वो नहीं हुआ। हम आत्मविश्लेषण आत्ममूल्यांकन करते हैं, लेकिन भारत जिस गति से प्रगति कर रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन्वेंशन पर आधारित रेगुलेशन हो, चाहे वो पूरी दुनिया को हेल्थ एजुकेशन, और मैं तो कहूँगा आने वाले जो नए रिसर्च इनोवेशन इन्वेंशन, उसमें भी भारत की बड़ी भागीदारी होगी। किसी भी दृष्टि से पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था का आधार है वो मानव केंद्रित है, वो संसाधनों पर केंद्रित है। तो गैस पेट्रोल का भंडार यद्यपि हमारे पास कम है, लेकिन वो भी इतना भी ज्यादा कम नहीं है जितना जी देखते हैं। तो किसी भी दृष्टि से, नेचुरल रिसोर्स की दृष्टि से, लैंड की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, मेहनत में भी, पुरुषार्थ में भी, जिन देशों की आबादी 2, 3, 5 करोड़ की है, वो पूरी दुनिया में उनकी धमक है। भारत में माना कि 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर अभी भी राशन देना पड़ रहा है। मैं तो समझता हूँ उसमें करीब 40 ही करोड़ लोगों की जरूरत है, बाकी 40 करोड़ लोगों को तो ठीक है, वो भी एक लाभार्थी वोट के तौर पर काम आते हैं, इसलिए दिया जाता है। लेकिन भारत के 100 करोड़ लोग अभी भी पुरुषार्थ करते हैं, और उनके पुरुषार्थ और पराक्रम के सामने ट्रंप क्या, अमेरिका क्या, पूरी दुनिया को नतमस्तक होना पड़ेगा। ये भारत का सामर्थ्य है। आप इसे भारत का सामर्थ्य कहते हैं, भारत की विजय बताते हैं, आर्थिक मोर्चे पे विदेश नीति की विजय बताते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो विपक्ष है वो कह रहा है भारत ने घुटने टेक दिए। अब तो ऐसा हो रहा है कि भारत से जुड़ा हर फैसला अमेरिका में लिया जाएगा, ट्रंप लेंगे। प्रतिक्रिया आपकी? अच्छा, जब टैरिफ बढ़ गया बोले ट्रंप ने बढ़ा दिया, तो घटाए उनका भाव विपक्ष बढ़ाया तो ट्रंप ने बढ़ाया, तो घटाएगा तो वो तो उठाएगा। दूसरी बात, ट्रंप ने ट्वीट क्यों कर दिया? तो मोदी जी में धैर्य है, और धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। मोदी जी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, इसलिए, और ट्रंप का बिहेवियर तो एक पदार्थ का बदल जाएगा, इसलिए मोदी जी बहुत जोखिम नहीं लेना चाहते। वो स्थिर प्रज्ञ है, वो धैर्यवान है, और विशेष रखना चाहिए। आदमी धीरज नहीं रखेगा, पता नहीं कहाँ तन डोल जाए, कहाँ मन डोल जाए, और कब में ना मान जाए। माने आदमी का तन मन डोल जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, जिसे थोड़ा स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए। लेकिन एक जो रिश्ता है हमेशा भारत का ईरान के साथ, भारत का रूस के साथ, आपको ये नहीं लगता कि अगर हमें
से ना खरीदें। तो हमारे अभी इस बारे में मोदी जी ने कुछ नहीं बोला जी। ट्रम्प साहब बड़बोले थे। ऐसा उनको ना किसी आदमी को एक बीमारी हो, उनको खबरों में बने रहने की भी एक बीमारी बहुत तरह के कुछ ऐसे, और किसी के जीवन में कुछ ऐसे कुछ लोग शोक पाए। ये बात तो सच है कि अमेरिका के नागरिकों की बदौलत आज अमेरिका ताकतवर तो है जी। अमेरिका एक देश नहीं, वो तो पूरी दुनिया का वैश्विक बाजार और वैश्विक बाजार, उस देश की तो मूल निवासी मुख्य भर है, तो पूरी दुनिया वहां पर बसती, उनकी ताकत है। अब उनकी ताकत के ऊपर ट्रम्प साहब तो खेल रहे हैं, खेलने दो, क्या फर्क पड़ता है। जहां तक सही बात भारत की पहला धैर्य है, तो दूसरा बैलेंस, पेशेंस एंड बैलेंस। समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशल। मोदी जी योगी भी तो है। तो पूरी दुनिया में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हुआ, उसमें भारत को चाइना के साथ भी एक बैलेंस बिहेवियर करना, उसको भी लेकर के कुछ लोग बकवास कर रहे हैं कि पहले कोई सेना अध्यक्ष था, उसने ये लिख दिया। अरे पॉलिटिकल डिसीजन लेना और सेना अध्यक्ष होने में फर्क होता है। सेना अध्यक्ष कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपको राजनीतिक निर्णय लेना है तो 25-50 साल का सोच करके लेना पड़ेगा। आप सेना अध्यक्ष बनते हैं, मैं सेना अध्यक्ष का आदर करता हूं, सेना अध्यक्ष बनते हैं, एक सिस्टम प्रोसेस से अंतराम आ जाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री है तो देश के लोग आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं, उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं, भारत के भविष्य के लिए, तो भारत का इतिहास लिखा जाएगा, कहीं गलती ना हो जाएगी, उसमें भी बहुत धीरे रहना पड़ता है। तो चाइना के साथ क्या व्यवहार करना है, हमारे चारों तरफ तो पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान में फिर भी उस बैलेंस में आया, इधर से श्रीलंका में भी अस्थिरता, म्यांमार में भी अलग प्रकार का एक वातावरण, और बांग्लादेश को कुछ जिहादी लोगों ने जगाए रखा है, साजिशें नेपाल में भी रची जाती है। ऐसे एक परिवेश में ऐसे चारों तरफ जो अपने जो देश है उनसे उनके साथ एक संतुलित व्यवहार, और फिर चाइना और इधर से हमारा रसिया, फिर मिडिल ईस्ट के भी करीब 90% देशों को मोदी जी ने साधा हुआ। भारत के कुछ चंद मुसलमान भले ही मोदी जी को गाली देते हो, लेकिन दुनिया के ताकतवर मुसलमान मोदी जी का सम्मान करते हैं, ये भी तो एक जीत है। और जहां तक बात है यूरोप की, अब नाटो से लेकर के पूरे यूरोपियन देशों में भी एक अलग प्रकार की अंदर से उथल चल रही है, और उन सब के बीच में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है, उसमें बिना सेट हुए और धीरज के साथ एक संतुलन बनाए रखना। भारत की जो कूटनीतिक की जो एक पुरानी जो रणनीति है, विदेश नीति है, हमारी कूटनीति है, उन सबको भी ध्यान में रखना। राजनेता होना, लोग सोचते होंगे मोदी साहब का इतना बड़ा सम्मान है, इतना बड़ा उनका गौरव है, मोदी बनने के लिए भैया 18-20 घंटे आपको घर से खेलना पड़ता है। देश की आंतरिक राजनीति हो या विदेश नीति हो, मुझसे 20 साल पहले किसी का बाबा जी आप तो सुपरस्टार हो गए, मुझे तो पता नहीं सुपरस्टार क्या होता है। बोले अब आपको करोड़ों लोग रोज वोटर टाइप मानते हैं, बाद में हमने देखा है तो करोड़ों लोगों का जिम्मेदारी आ गया कैसे। तो बड़ा होना कोई बड़प्पन नहीं होता है, बड़ा होना बड़ी जिम्मेदारी होता है, उसको मोदी जी निभाए। मैं बड़ाई के लिए कह रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा उनको करना पड़ेगा, तभी उनका बड़प्पन और उनका एक राष्ट्र के प्रमुख होने का, 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि होने का वो जो उत्तरदायित्व है, उसको निर्वहन कर पाएंगे अपने राष्ट्र धर्म का रास्ता। बिल्कुल, मुझे इस पॉइंट में वो बहुत मशहूर डायलॉग याद आता है, with great power comes great responsibility। सच है, आपने भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, एक वैश्विक संतुलन की बात की। आपको नहीं लगता हम जितनी बार अमेरिका के ज्यादा नजदीक होते जाते हैं, उतनी बार जो हमारा पुराना दोस्त है रूस, उससे हमारे संबंध थोड़े डगमगा जाते हैं? लेकिन देखिए, यह सच है कि रूस ने भारत का हमेशा साथ,
इसलिए मोदी साहब कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, वो पीसेस के साथ अपना काम करेंगे, वो रसिया के साथ अपने संबंध खराब नहीं करेंगे। अभी तो योगी जी को, मोदी जी को ही आप देख रहे हैं, थोड़े दिनों में आप स्वामी रामदेव को भी रसिया में देखेंगे। वहां के लोग चाहते हैं अपने संबंध क्यों खराब करें, तो हमें अपना संबंध सबके साथ में रखना है। भारत में भी सबका साथ सबका विकास, इसके बारे में सोचते हैं, और पूरी दुनिया में भी सबका साथ सबका विकास। भारत की तो संगठन ध्वम संपन्न ध्वम समो बनाम सिद्धांतम देवा भागवतात्मक पे संचाराना उपासते समान मना समान, ये पूरी समानी आकृति समान हृदयाना समान वस्तु भोग रहे यथावस साहस के समान मंत्र समिति समाने समान, ये पूरा का पूरा तो एक संगठन ध्वम संपन्न ध्वम का जो संकल्प है ना, ये पूरी दुनिया के दरअसल जाति वर्ग समुदाय और देशों में और राजनीतिक दीवारों में जो दुनिया को बांट कर रखा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम, सत्प्रिय को साथ में लेकर के चलना है। समृद्धि का अर्थ, खुशहाली का अर्थ और पूरी दुनिया में सुख शांति का अर्थ कोई एक देश के आधिपत्य से नहीं आएगा। जो हमने कहा ना, एक्युलेशन, आधिपत्यवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, विस्तारवाद कभी भी संसार के कल्याण में नहीं हो सकता। और इस साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, विस्तारवाद, चाहे वो राजनीतिक साम्राज्यवाद है या वो आर्थिक साम्राज्यवाद है, बौद्धिक वैचारिक साम्राज्यवाद और मजहबी साम्राज्यवाद है, इन सब ये उन्मादी विचार है और इनसे आतंकवाद पैदा होता है और इससे पूरी दुनिया में ध्वंस होता है। इसलिए पूरी दुनिया को यदि सही दिशा मिलेगी तो भारत के अध्यात्मवाद और मानवतामूलक राष्ट्रवाद से, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से पूरी दुनिया को दिशा। राष्ट्रवाद पर भी मेरे पास सवाल है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो टैरिफ कम हुआ, जो अमेरिका ने किया, इससे सीधा फायदा तो पतंजलि को भी पहुंचा होगा। हाँ, पतंजलि को तो सबका फायदा होगा। पतंजलि का पहले हमारी भी तो औषधियां वहां जाती हैं, पतंजलि का घी से लेकर के पतंजलि की औषध, बहुत सारे प्रोडक्ट्स दंतकांति से लेकर के सब जगह जाते जी। तो एक चैलेंज तो था जी, आसान तो हुआ, तो इसका स्वागत करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ विदेश वालों को ना सही मुद्दे ढूंढने थे। अब उनको, मुझे लगता है अपना जो थिंक टैंक है ना, जो उनका क्या कहते हैं वो जो है, उनका जो सिस्टम अपडेट जहाँ से होता है, अपडेट जहाँ से होता है, उसकी इंफॉर्मेशन जहाँ से आती है, तो थोड़ा उनको अपना सिस्टम को थोड़ा सा और ज़्यादा इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा और ज़्यादा उसको प्रासंगिक करना पड़ेगा। आप वक्त के साथ और जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो रियल जो मुद्दे हैं देश के, उधर उनको उठाना, कुछ अच्छी बातें हैं, सबका स्वागत करना। आपको ये नहीं लगता कि ये जो हमने टैरिफ वॉर देखा पिछले कुछ दिनों में, इससे बचने का एक रास्ता स्वदेशी? देखो, मैंने तो थोड़ा एक बार ज्यादा ही बोला, मैंने कहा टैरिफ वॉर ही नहीं, टेररिज्म। वो शब्द बोला तो मेरे को मुसलमान बोला, बाबा जी कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं बोल दिया, लेकिन ये सच है कि टेररिज्म, टैरिफ वॉर ये अच्छा नहीं, किसी के लिए अच्छा नहीं जी। तात्कालिक रूप से कुछ लोग जो है इससे भले ही अपने वोटर्स का पूरी दुनिया में पोलराइजेशन चाहता है जी, राजनीतिक पोलराइजेशन के लिए कुछ लोग इसको कुछ समय के लिए एक झुंझुना बजा सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के साथ तालमेल बिठा के आगे आना पड़ेगा। तो कहता हूँ बाकी मुद्दे आप जो भी पूछेंगे हम सबका सपोर्ट कर देंगे। भारत के 100 करोड़ से ज्यादा लोग, कुछ प्रवासी लोग हैं, कुछ बच्चे, कुछ बीमार हैं, कुछ बुजुर्ग, कुछ 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को सिंगल टारगेट लेके जाना चाहिए कि मैं 8 से 12 घंटा, मैं 18 घंटे वाले बात को सिंगल टारगेट 8 से 12 घंटा विधायक का हो, कार्यपालिका हो, नगर पालिका हो, नगर पालिका हो, जहां पर भी आप हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में, इन्वेंशन और हमारे तरफ से तो मल्टीपल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, सब एक ही टारगेट रखना चाहिए। मुझे भारत को दुनिया की सर्वोपरि आर्थिक, आध्यात्मिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सैन्य महाशक्ति के रूप में विकसित करना है और अपने हिस्से की जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी। एक एक व्यक्ति ने अपरिमित सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया, कहता हूं पिंड में ब्रह्मांड और अहम प्रवास में क्या हम घोष
तो एक एक व्यक्ति का पुरुषार्थ करेगा। जब 1 करोड़ से कम आबादी का इजराइल देश, जी 3-3, 5-5 करोड़ की आबादी के कुछ यूरोपियन देश, कुछ मिडिल ईस्ट के देश, जापान जैसा देश, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, कोरिया जैसा छोटे आबादी के देश, जब वो विश्व में अपने खड़क रख सकते, अपनी धबरा रख सकते, तो भारत जब ऐसे पुरुषार्थ करेगा तो अभी ये बात सपना जैसी लगती है, लेकिन वो दिन देखना चाहता हूं। हमारे जो 2 दिन आए हैं आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आप जरा 80 साल पहले जाके देखो, $1 लगभग जिसे 200-250 साल पहले जाएंगे तो मात्र 10 कंपनियों ने, और जी तो स्वदेशी का बहुत बड़ा उद्घोषक रहा है, और हमारे सुभाष चंद्र जी इसके लिए उन्होंने अपने आप को इसमें इस क्षेत्र में उन्होंने स्थापित किया, करके दिखाया स्वदेशी के क्षेत्र में बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वापस जी कि मैं वो दिन देखना चाहता हूं 100 ट्रिलियन से ज्यादा 200-250 सालों में विदेशी लोग लूट करके, तो इसमें मात्र 10-15, और ये तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल से लेकर के विदेशी लोगों के डाटा बता रहा हूं, मैं किसी हिंदुस्तानी के डाटा नहीं बता रहा। बीजेपी के डाटा सेंटर से या आरएसएस के कोई जो चिंता काउंसिल में नहीं ये बात लेकर के कह रहा हूं। 100 ट्रिलियन से ज्यादा जिस देश का लूटा होगा उसका अपना आर्थिक सामर्थ्य कितना होगा, ये भारत का सामर्थ्य रहा। अब हमें उलट करना है, 20-25 साल लगेंगे। अब कुछ लोग तो जोक करते हैं, मोदी जी ने सपना तो दिखा के 2047 का, उस समय तो आधे लोग निपट ही जाएंगे, सपना खूब देखेंगे। मैंने कहा हम रहेंगे और इस सपने को पूरा करके दिखाएंगे। जो चिंता करते कि जब हम $1 दें तो हमको $90 या $100 वापस मिले, दिल में ये तमन्ना है, ये भी पूरी हो। आपके $1 के बदले $100 मिले, और इंडियन पासपोर्ट लेकर के तो हम जाए तो 150 को नहीं 200 देशों में हमको कुछ वहीं पर स्वागत करने के लिए तैयार नहीं। हमसे कोई वीजा के बारे में बात नहीं करेगा, हमको तो वीजा के बारे में कोई पूछता है तो एज ए सेनेस बड़ी पीड़ा होती है। आई एम ए वर्ल्ड सिटीजन, मैं वैश्विक नागरिक हूँ, राजनीतिक सीमाओं में बंधा हुआ नहीं हूँ, लेकिन देश का एक विधान है, दुनिया में कानून बना रखे, इसलिए पासपोर्ट किसी एक देश का आपको लेना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा देश देखना चाहता हूं जब सारी दुनिया भारत के गुरु देश के रूप में, भारत को अपने बड़े के रूप में आदर करती हुई होगी। ये भारत के पासपोर्ट की, भारत की सिटीजन की, और भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का सनातन योग, आयुर्वेद, स्वदेश और सनातन के रास्ते पर पूरी दुनिया आएगी और कोई रास्ता नहीं आगे बढ़ने का। इसलिए भारत विश्व विजयी था, भारत में आज भी विश्व विजयी होने का सामर्थ्य है, भारत विश्व विजयी होगा, ये भारत की नीयत है। ये प्रवचन नहीं है, प्रवचन तो कतई नहीं है, ये सब सपना है। और अपने पूर्वजों के ऋषि शिकाओं के वीर वीरांगनाओं के सपनों को हमें अपने पुरुषार्थ से करता रहना। मेरी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ और हमारे भारतवर्ष के साथ। एक चीज अभी आपने बड़े गर्व से अपने आपको सन्यासी कहा, और आप इस देश के सबसे सेलिब्रेटेड सन्यासी हैं, ये मैं मानता हूं। आपकी जो पहुंच है वो बच्चों तक भी है, जिन्होंने कि शायद आपसे पहले किसी और को इस तरह फॉलो नहीं किया होगा, वो भी आपको फॉलो करते हैं। अरे बच्चे अभी तो बहुत से IAS IPS बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए। अभी हमारे चंदू भैया का लड़का उधर आया था जी, बाबा जी ये बड़े हाँ, आज जो बच्चे मेरे गोद में खेले थे जी, वो बहुत बड़े बड़े हो गए, हमको गौरव है, और हम भी सीनियर सिटीजन हो गए हैं। मनोज भाई आप ऐसा कहते तो मान लेता हूँ। मुझे एक बात पूछनी थी कि ये जो विश्व गुरु की हमारी इमेज है, जो हमेशा से थी, हम फिर से वापस हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अभी प्रयागराज कुंभ में पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो धक्का मुक्की हुई, पुलिसिया अभद्रता हुई, इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया है? ये शंकराचार्य भी एक साधु के जी, पालकी से साधु, VIP स्टेटस से साधु, लोग आपको पालकी पर बैठे हैं, ये आपका गौरव है। लोग आपको VIP माने और लोग आपको सेलिब्रिटी माने, लोग आपको फॉलो करें, स्वामी
किसी स्थापित पीठ पर नहीं बैठा है, जहां हम बैठे हुए पीठ हो गए। जी जी। और देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग हमको फॉलो करते हैं। बकवास करने वाले कुछ भी बकवास करते हैं। स्वामी रामदेव ने इस देश का लाखों करोड़ रुपए बचाया है, लोगों के दिल में जगह बनाई है। मैं तो भारत के जितने भी साधु संत शंकराचार्य सबसे यही बात करूंगा, लोगों के दिलों में जगह बनाई है, लोगों के दिलों में इसे ये तमाम तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कुछ भारत विरोधी ताकतें, सनातन विरोधी ताकतें जो नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं, वो नैरेटिव कम से कम उनकी तरफ से न गढ़े जाए। दूसरी बात, साधुओं को तो विनम्र होना चाहिए। साधु किसी सनातनी को बाबर, औरंगजेब और गोरखनाथ कैसे कर सकते? कम से कम गोरक्षक करते ऐसे नहीं हो सकते। फिर ऐसा बात इतनी नहीं है। देखो वो लॉजिकली आलोचना कर रहे हैं योगी जी की, मैं सहमत हूं, मैं भी उनका साथ हूं, साथ है। वो लॉजिकली आलोचना करें मोदी जी, उनकी मोदी जी की योगी जी की आलोचना करने से हमको कोई फर्क नहीं, लेकिन साधु को बात तो तर्क ठीक के प्रमाण के साथ करना चाहिए। जो नैरेटिव भारत विरोधी ताकतें करती, सनातन विरोधी ताकतें करती, उस नैरेटिव का शिकार वो हो गए, उनका सोपी और वहीं से अपलोड होना, तो ये थोड़ा शर्मनाक लगता है। मुझे लगता है उनको अपनी गरिमा बना के रखनी चाहिए, वो उनकी गरिमा नहीं है। यदि अब वो शंकराचार्य है या नहीं है, तो कोर्ट का विषय है या साधु समाज का विषय जो भी है वो तय करें, इसमें हम इस पचड़े में हम नहीं पड़े। लेकिन इतना तो देखो कि हमको गलत नैरेटिव पेश करेंगे और देश कैसे अच्छा बनेगा और उसमें हमारा क्या योगदान होगा। मैं तो पूछता हूं, कोई भी शंकराचार्य हो, मैं शंकराचार्य को भगवान शंकर का प्रतिनिधित्व और उनका आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, एक तरह से मैं तो अपने आप को सबको ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हमेशा करता। तो ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते हमारी क्या उत्तर है? मैंने कितनी कोशिश की है, मैंने हेल्थ एजुकेशन में, रिसर्च में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में, राष्ट्र निर्माण में, व्यक्ति निर्माण, देश निर्माण, यूनि निर्माण में, व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन? पूछो तो अपना योगदान देखिए, आत्ममूल्यांकन कीजिए। आत्मा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा लोचा है। स्वामी जी, आपने अभी बाबरी ताकतों और औरंगजेबी ताकतों का जिक्र किया। मैं एक पैटर्न देख रहा हूँ कि अयोध्या में हमारे पूज्य प्रभु श्री राम मंदिर, श्री राम का मंदिर बना और उस राम मंदिर के जवाब में मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में एक बाबरी मस्जिद बनाई जाने की घोषणा हुई है। इसे आप देखते कैसे हैं? ये सिर्फ एक संयोग है? इसमें एक ही है, बाबर बर्बाद हो उसकी औलादें बर्बाद हुई। जो बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएगा उसकी भी कब्र वहीं थी। बस इससे ज्यादा नहीं इन लोगों पर चर्चा करेंगे। और ये एकदम अंतिम बात और आधारभूत बात है, मैं आपके साथ हूँ इसमें। इस देश को न बाबर की जरूरत है, न बाबरी जी। वैसे वो वैसे ही जुड़ चुके हैं इस बाबरी मुहिम के साथ। मैं आपको खाली बताना चाहता हूँ, आप अगर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहें तो देखो। ओवैसी जितने जुड़ेंगे उतने हिंदू बोल रहे हैं, तो मुस्लिम वोट बैंकों को बांटने में ओबीसी की बहुत बड़ी भूमिका है। थैंक यू ओबीसी, थैंक यू ओबीसी। अच्छा, एक और इस वक्त जो मुद्दा चारों तरफ गरमाया हुआ है वो है यूजीसी का। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो यूजीसी के नए नियम हैं, इससे हिंदू समाज विभाजित हो रहा है। जाति, वर्ग, समुदाय, पंथ के आधार पर भारत में विभाजन है। देखो, मैं आपको एक लाइन की फिलॉसफी दे, भारत का दर्शन जी। भारत में बसने वाले सभी ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, एक ही पूर्वजों की संतान है, सबका एक ही डीएनए है। जैसे रोज डीएनए है जीन पर आता है और इसको हमारे जो है राहुल जी वहां प्रखरता से स्वर देते हैं, इसके लिए जोरदार अभिनंदन होना। हमारा भी डीएनए एक ही है। और भारत में बसने वाले जितने मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध और हिंदू
तो राजनीतिक होगा जाति है कि जाति नहीं, संविधान ने तो जाति नहीं माना, लेकिन जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र, जाति के आधार पर बहुत सारी चीजें चलती है। कुछ वर्ग समुदाय जरूर कमजोर है, उनको उठाना चाहिए, लेकिन जाति के नाम पर मनभेद, मतभेद और जाति के नाम पर जाति संघर्ष को बढ़ाने वाला कोई भी कार्यक्रम देश में नहीं होना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया हमारे सुप्रीम कोर्ट को कि उसमें कुछ लोगों ने कुछ चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, उसको करेक्ट करवा दिया है, हो जाएगा। जी, क्योंकि एक बहुत चलता थी वो जो मंडल का दौर था, जिसका भारतीय जनता मंडल में जो है उस झमेले में देश नहीं घुसेगा, नहीं घुसेगा, सब मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे। यही देश की मूल प्रकृति है और यही देश की मूल संस्कृति है। बिल्कुल, तो हम ये आशा करते हैं कि नए नियम किसी तरह का विभाजन न करें हिंदू समाज में, वो अपने नियमों का ऐसा परिष्कार होगा कि सार्वदेशिक हितों के साथ आगे बढ़ेगा। स्वर्ण के नाम पर, अगड़े पिछड़ों के नाम पर देश में विभाजन है। जी, अच्छा चलिए, यूजीसी की बात हुई, मैं एसआईआर के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। तो ठीक, देश में जो देश विरोधी ताकतें हैं, कुछ आयातित ताकतें हैं, आतताई ताकतें हैं, उनका तो जितना जल्दी पूरा बिस्तर बन जाए। ट्रम्प साहब तो जहाज में भर भर के गिर रहे हैं, हम कम से कम पैदल ही तो थके थे, थोड़ा घड़ी घड़ी थका, तो वो नहीं। तो मतलब एसआईआर के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये थ्योरी से आप मजहबी मामला ही नहीं है इसके अंदर। जी, घुसपैठे का मामला है, आप उसको मजहबी मत कहिए, कोई भी कहता, आप तो नहीं कह रहे, मतलब जो भी लोग कह रहे हैं, ये मजहबी मामला नहीं है, विशुद्ध रूप से घुसपैठियों का मामला है। और घुसपैठिए जहां गए उन देशों का मंडाधार कर दिया, चाहे वो यूरोप में गए, कितने देश यूरोप के भोग रहे साहब। थोड़ा लंबा मुद्दा हो जाएगा। ये जो आज कहते हैं ना कि 50 देश इस्लाम को, 60 देश इस्लाम को फॉलो करते हैं, उसमें तो प्रकृति से उसको फॉलो करने वाला है, बाकी कैसे वहां पर घुसपैठ करके, फिर कैसे आबादी का संतुलन बिगाड़ करके, राजनीतिक आधिपत्य में अपना स्थापत्य करके कैसे पूरी दुनिया का पूरा नक्शा बदला है, ये थोड़ा गंभीर विषय है। इसलिए घुसपैठियों के साथ किसी व्यक्ति को देश में खड़े नहीं होना चाहिए, ये भारत माता के साथ गद्दार है। क्या आपको ये नहीं लगता कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पे हम उतने सख्त नहीं है जितना सख्त हमको होना चाहिए, एक देश के तौर पे, समाज के तौर पे, सरकार के तौर पे? देखिए, वो भी एक कूटनीति रणनीति की बात है, जो पूरा साथ में है। राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है सब चीजें शायद कहीं नहीं जाती है, यही तो कूटनीति और रणनीति होती। तो विदेश नीति सब ऐसे नहीं होती। मैंने पहली बार जब एक शब्द सुना, डिप्लोमेटिक, तो ये डिप्लोमेसी जो है ना, ये हम साधु संतों को तो आती नहीं, लेकिन राजनीति में डिप्लोमेसी चलती है। जो भी बांग्लादेश के लिए जो भी चक्रव्यूह रचना चल रही है, अंततः वो देश में हमने बनाया, पाप हम उसी के हैं और उसको संभालेगा भी भारत। हमारी ममता दीदी एसआईआर के मुद्दे पे दिल्ली तक पहुंच गई है, कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया हमको पहला से क्यों करवा रहे थे? जी, 2029 का चुनाव जब होगा इस देश में, तो क्या आप फिर से आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री लंबी सोचने लगे? सोचना ही चाहिए। हम देश के साथ, और जो देश के साथ होगा हम उसके साथ। ये हमारा कैरेक्टर है, ये हमारा डीएनए है, और अंतिम सांस तक भारत माता की सेवा करना, यही हमारे जीवन का ध्येय है। तेरा वैभव अमर रहेगा, हम विचार रहे ना रहे। पथ का अंतिम लक्ष्य ही है सिंहासन चढ़ते जाना, सकल समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए जीना है तो जी हिंदुस्तान के लिए, आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे। देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे? एक है लहू का रंग, एक है डीएनए का रंग पहचान के लिए, वो जीना है तो जी हिंदुस्तान के लिए, बहुत देश के लिए जीते, और देश के लिए जीते हुए अपने देह को भी साथ के, देह को, तन को, मन को साथ हो।
इसके लिए आप भी बड़े स्मार्ट लग रहे हो लगता बहुत कमाल बात करते हो। देखो तुमने हमारा मूल काम तो छोड़ ही दिया, हम तो है योगी, आप योगी नहीं। 2090 साल लोग बड़े खतरे में उड़ा रहे हैं। चलिए हाँ, चारों तरफ पोल्यूशन है, रेडिएशन है, प्लास्टिक की गणन जा रही, समुद्र को भी दूषित कर दिया लोगों ने। लंबी सांस भरोगे छोड़ोगे तो सारी गंदगी निकलेगी। फिर दूसरा कपालभाति, आपका पेट घोटा नहीं है, अच्छा पेट घोटाला नहीं। अनिल जी भी बड़े स्मार्ट है, आशीष जी ने बड़े आशीषित है वो भी योग से, तो कपालभाति करते ऐसे। देखो इतनी पतली सी कमर होनी चाहिए। वैसे कमर ये भी मारे तो नहीं हुआ। तो देखो ये ऐसी फिटनेस, तन मन जीवन सदा अनुलोम विलोम ऐसे तन शांत मन शांत। एक तरफ लॉजिकल ब्रेन है, एक तरफ इमोशनल ब्रेन, दोनों ब्रेन जब ठीक होते हैं तो तर्क शक्ति और श्रद्धा शक्ति, अभ्युदय, निश्चय, संस्कृति, समृद्धि, प्रार्थना, पुरुषार्थ, विनयता एक साथ जब चलती है तब जीवन संभलता है। और ये अनुलोम विलोम से होता है। इसलिए मैं कहता हूँ जो मोटी मोटी बात करते हैं मैं थोड़ा अनुलोम विलोम ध्यान करो। और सुबह सुबह आज आप जो है योग वाले प्लेस में नहीं है तो अभी आपको अखाड़े में उतार सुबह सुबह एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज आदमी को सदाई करना तो ये देखिए पूरे विश्व में स्वामी जी योग की पहचान ऐसे ही नहीं करना चाहता हूँ, जोरदार तालियां बजाइए। उनके योग के लिए, उनके देशप्रेम के लिए, उनके राष्ट्रभक्ति के लिए और व्यापारिक तौर पर इनकी सोच समझ के लिए, इनकी कूटनीतिक सोच समझ के लिए हम सब योग करें जी, कर्म योग करें, पुरुषार्थ करें जी, और पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को परमार्थ में नियोजित करें। यही धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट की हमारी संस्कृति है, और मार्ग की संस्कृति है, स्वार्थ की संस्कृति है। हमारी देश और दुनिया हमारे लिए बाजार नहीं, देश और दुनिया हमारे लिए परिवार है। इस भाव से सोच